गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में आय और अन्य लक्ष्य के बारे में पढ़ा था और उसमें यही बताया गया था कि सिर्फ आय जो है वो लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य भी होते हैं। ठीक है, लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के लिए ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। इसके बाद हमको अगला टॉपिक पढ़ना है राष्ट्रीय विकास। ठीक है, राष्ट्रीय विकास पढ़ना है। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसी के माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय विकास के बारे में समझाएंगे। ठीक है, अगर हमें विकास के विषय में अलग अलग चीज़ों के विषय में पढ़ना हो तो देखेंगे राष्ट्र का विकास। ठीक है, अगर हमें विकास के विषय में पढ़ना है या फिर और भी अन्य विषयों के बारे में पढ़ना हो तो हमें क्या देखना पड़ेगा? राष्ट्र का विकास, राष्ट्रीय विकास। ठीक है, हम आम आदमी क्या सोचते हैं, हम लोग जैसे लोग हैं वो क्या सोचते हैं, देश का विकास किस प्रकार से होता है, जिसे हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। देखिए कुछ पॉइंट है, चलिए देखा जाए और उस पर विचार किया जाए। पहला है, क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? तो इसका क्या मतलब है कि क्या सभी व्यक्तियों के मन में जो विचार आते हैं, क्या सभी व्यक्तियों के मन में जो विचार आते हैं वो विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो बराबर का महत्व दिया जा सकता है? उन विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या वो जो चाहेंगे वो दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है ना। सभी व्यक्तियों के मन में, किसी के मन में कोई विचार आता है, किसी के विकास के लक्ष्य का मतलब ही कुछ और है, वो कुछ और चाहता है, तो सभी को हम बराबर का महत्व नहीं दे सकते ना। ये विचार करेंगे कि क्या सबको बराबर, उनके विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? यदि कुछ लोगों के विचार विरोधी हैं, ठीक है, यदि कुछ लोगों के विचार जो हैं वो विरोधी हैं, जैसे कुछ लोग चाहते हैं बांध बनाना, है ना, और कुछ लोग चाहते हैं यहाँ बांध ना बने, तो यहाँ भावनाएं क्या हुई? विरोधी हुई ना, उनकी भावनाएं विरोधी भावनाएं हुई। इसमें हम कैसे निर्णय ले सकते हैं कि क्या किया जाए, क्या कैसे निर्णय लिया जा सकता है कि कैसे बनाया जाए? नहीं लिया जा सकता ना ये निर्णय। फिर तीसरा पॉइंट है कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? तीसरा पॉइंट क्या है कि सभी के लिए न्याय के साथ सही तरीका क्या होगा? फिर हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। ये भी लोग सोचते हैं कि क्या यदि जो हम कार्य कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो क्या उसका कोई और भी तरीका हो सकता है? क्या यह भी सोचना पड़ेगा कि जो कार्य है उसको करने का कोई बेहतर तरीका है? यदि बांध बन भी जाए, फिर कहते बिजली भी उत्पन्न हो जाए, किसानों को नुकसान भी ना हो, ठीक है, तो इस काम को करने का क्या और भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है? ठीक है, फिर क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को नहीं? जो काम करने वाले हैं उसमें से एक को लाभ होगा या बहुतों को लाभ होगा या किसको नुकसान होगा? ठीक है, ये सारे प्रश्न अगर सोचते हैं या विचारते हैं, हमारे मन में सब आते हैं सारे प्रश्न, तो तब कोई भी काम जब भी कोई काम करने से पहले ये सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, ठीक है, तब वह राष्ट्रीय विकास कहलाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न अगर सोचते विचारते करते तब कोई काम करता है, यदि कोई भी काम करने से पहले ये सब प्रश्नों के बारे में हम सोच लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय विकास कहलाता है। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय है कि इन सब प्रश्नों पर विचार करना। ठीक है, अब राष्ट्रीय विकास को पढ़ने के लिए या समझने के लिए विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? ठीक है, इन राष्ट्रीय विकास को समझने के लिए क्या किया जाए? विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम कैसे किया जा सकता है? ठीक है, इससे पहले कि हमारे मन में सवाल आता है कि वह क्या आता है, हमारे मन में सबसे पहले क्या सवाल आता है? सबसे पहले सवाल आता है कि जब अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य अलग अलग होते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक वस्तु विकसित है और दूसरी विकसित नहीं है? सबसे पहले मन में सवाल क्या आता है कि यदि
लोगों के विकास का लक्ष्य सबके में क्या है, विचार सबके अलग है, तो लोगों के विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु ए है, मान लो कोई वस्तु बी है, तो ये बहुत विकसित है, ये विकसित नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं, इसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, ठीक है, तो क्या है, हम जानते हैं कि मोबाइल उपयोगी है, ठीक है, विकसित है, लेकिन कैसे, कोई बोलता है कि ये बच्चों के जीवन बहुत गलत असर डालता है, कोई बोलता है कि इसी के कारण बच्चे हमारे मैदान में खेलते नहीं हैं, उनका मतलब शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, वो हर टाइम मोबाइल को ही देखते रहते हैं। ठीक है, फिर लोगों के स्वास्थ्य पे खराब असर कर रहा है। लोग क्या क्या सोचते हैं मोबाइल के विषय में, गलत सोच रहे हैं, क्या ये गलत सोच रहे हैं ना, ये भी कह सकते हैं कि ये विकसित है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि विकसित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन में अति उपयोगी हो गया। ये जो मोबाइल है हमारे दैनिक जीवन में इतना अधिक उपयोगी हो गया है कि हम इसको कहते हैं कि यह विकसित है। तो ये देखने का नज़रिया कि यदि हम इसके अच्छे पहलू को देखते हैं तो ये विकसित है, यदि इसके खराब पहलू को देखते हैं तब लगता है कि यह विकसित नहीं है। ठीक है, तो जब अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य अलग अलग होते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक वस्तु विकसित है और दूसरी विकसित नहीं है। जब हम किसी दो वस्तु की तुलना करते हैं, यदि कोई दो वस्तु है ए और बी है, तो हम यदि उसकी तुलना करते हैं तो उसमें कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं। ठीक है, यदि हम दो वस्तुओं को देखते हैं, कुछ में गलतियां होती हैं, कुछ में अच्छाइयां भी होती हैं, तो इसी आधार पर हम देखिए एक उदाहरण के माध्यम से और आपको समझाते हैं राष्ट्रीय विकास। ठीक है, निर्भर हमारे ऊपर करता है कि उसकी तुलना करने का लक्ष्य क्या है। हम ये निर्भर किस पे करता है, हमारे ऊपर करता है कि हमारे तुलना करने का लक्ष्य क्या है, हम किस बेसिस पे उसको विकसित रख रहे हैं और किस बेसिस पे अविकसित रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है। पहला दिया है कि माना एक वर्ग में, मतलब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अगर हम तुलना करें तो कैसे। ठीक है, दे रहा है कि एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अब हमें उनमें तुलना करना है, उन्हें अलग अलग करना है, तो हम किस आधार पे उसे कर सकते हैं, बुद्धि के आधार पर उनको बांट सकते हैं, या ऊंचाई, कम हाइट वाले ज़्यादा हाइट वाले इस हिसाब से, या स्वास्थ्य के विषय में अलग अलग होंगे, या तो जिन बच्चों की तबीयत कम ख़राब है, जिनकी थोड़ी मतलब कम ख़राब है, जिनकी ख़राब है, जो बहुत अच्छे फिट हैं, तो क्या इस आधार पर। ठीक है, तो यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है, हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को अपना बनाए, किस माध्यम को, किस चीज़ को बनाए, बुद्धि को बनाए कि ऊंचाई को बनाए कि स्वास्थ्य को बनाए, इसको बांटने के लिए। तो ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किस आधार पर उन बच्चों का चयन करेंगे। ठीक है, अगर हमें कोई प्रश्नोत्तर या कोई जैसे कोई टेस्ट ले रहे हैं उसमें चुनना हो तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जानकारी के आधार पर अलग अलग करेंगे। ठीक है, अपनी बुद्धि के आधार पर, किसके आधार पर, बुद्धि के आधार पर हम बच्चों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, उसके लिए मायने ये नहीं रखता है कि वो विद्यार्थी की ऊंचाई क्या है, हम उसकी बुद्धि से उसको अलग अलग करेंगे। ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि वो हाइट में कितना छोटा है या कितना बड़ा है। ठीक है, और इसी तरह देश में भी दूसरे देशों की तुलना के इसी तरीके से हम एक देश की तुलना दूसरे देश से करते हैं। ठीक है, अब देखो देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण रहती है। यदि हमें देशों की तुलना करनी है तो हम उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, उसकी आय होती है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें क्या है कि जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ठीक है, जिन देशों की आय कम अधिक होती है और जिन देशों की आय ज़्यादा होती है उनको उनसे क्या विकसित ज़्यादा समझा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय जो तुलना कि एक देश दूसरे देश से कैसे विकसित है उसको हम समझा रहे हैं। ठीक है, जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है कि एक राष्ट्र के अंदर उपस्थित सारे नागरिकों की आय को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है कि एक देश के अंदर जितने भी उपस्थित नागरिक हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए
एक देश के अंदर 10 नागरिक है, 10 नागरिकों की जितनी आय होगी उसको जोड़ दिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय। ठीक है, लेकिन कुल आय से हमें औसत आय के विषय में जानकारी नहीं मिल सकती। लेकिन राष्ट्रीय आय तो आप पता लगा लोगे, लेकिन हम उस राष्ट्रीय आय से औसत आय नहीं निकाल सकते कि हमने जैसे 10 एक देश में 10 लोग हैं तो 10 लोगों को जोड़ के हमने राष्ट्रीय आय तो निकाल लिया कि कुल आय इतनी है, लेकिन हम किसी एक पर्सन की, किसी एक व्यक्ति की हम आय, औसत आय नहीं निकाल सकते राष्ट्रीय आय से। ठीक है, इसके लिए हम प्रति व्यक्ति आय की ज़रूरत पड़ती है। इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो हम औसत का प्रयोग करते क्यों हैं? ठीक है, देखिए, देशों के बीच तुलना करने के लिए, दो देशों के बीच यदि हमें तुलना करना है, देशों के बीच यदि तुलना करना है, तो तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। यदि देशों के बीच हमें तुलना करें तो हम उसकी आय, जो कुल आय है, उससे हम नहीं माप सकते उसे। ठीक है, क्योंकि देशों की जनसंख्या जो होती है अलग अलग, हर देश की जनसंख्या अलग होती है, इसलिए अलग अलग होती है, इसलिए कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं हुआ कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। किसी देश में 10 हैं तो किसी में 20 होंगे ना, अलग, हर देश की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि एक देश में कितनी औसत आय, मतलब एक व्यक्ति कितना कमा सकता है, ये हम नहीं निकाल सकते राष्ट्रीय आय से। ठीक है, तो क्या व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, ये भी हम नहीं बता सकते, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? औसत आय निकालना पड़ेगा। अब देखिए, औसत आय का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। यहाँ आपने सबसे पहले पढ़ा था ना कि इसके लिए हमें प्रति व्यक्ति आय की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब यही प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय समझ गए कि राष्ट्रीय आय मतलब होता है कि एक देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके आय को जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम राष्ट्रीय आय से किसी भी देश का औसत आय नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें औसत आय, किसी भी दो देशों की तुलना करने के लिए हम राष्ट्रीय आय से उनकी तुलना नहीं कर सकते, इसलिए हमें औसत आय निकालना पड़ेगा। अब देखिए, औसत आय हम कैसे निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय, देशों की कुल आय को, मतलब देश में यदि 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 5, उनका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से, और जितनी वहाँ की जनसंख्या है, जैसे ये है ABCD है तो 5 मान लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोग हैं और उनका टोटल आ रहा है, मान लीजिए 48,000 आ रहा है, तो उन्हें हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगी? उनकी कुल जनसंख्या था 1 2 3 4 5, उसी 5 को उससे डिवाइड कर दोगे तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। चलिए, यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको और आगे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। आइए, ठीक है, अभी देखिए, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। ठीक है, ये हमने बनाया है, तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू देश की कुल आय, देश की जितनी आय होगी उसको हमें किससे डिवाइड कर देना है, किससे भाग दे देना है? वहाँ की जनसंख्या से। जैसे एक तालिका हमने तैयार की, तालिका में देखिए 2 देशों की तुलना हमें बतानी है। ठीक है, ये देश क है, ये देश ख है, हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी जनसंख्या, 1 2 3 4 5, देश क में भी और देश ख में भी। ठीक है, तो देखिए एक देश में एक व्यक्ति इतना कमाता है, दूसरा व्यक्ति इतना कमाता है, तीसरा व्यक्ति इतना कमा रहा है, चौथा व्यक्ति इतना, पांचवा इतना। ठीक है, इसका आप टोटल कर लोगे। ठीक है, उसी तरह देश ख में भी ये इतना कमा रहा है, इनका भी आप टोटल कर लोगे। अब इसको क्या करोगे, इसको टोटल करने के बाद इनका टोटल डिवाइडेड 5, उनको 5 से क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। इसको भी प्लस कर लोगे, मतलब जोड़ दोगे इनको भी, और इसको किससे भाग दोगे, 5 से। 5 जन कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 से इसको भी आप भाग दे दोगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि इनकी जितनी भी आय है, ये जितना भी है, इसको क्या कर दोगे, सबको प्लस कर दोगे, और जितना आएगा उसको वहाँ की जनसंख्या से डिवाइड
डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो वो वहाँ की औसत आय निकल, उसके माध्यम से आप बता सकते हो कि देश का कि कौन विकसित है और कौन अविकसित है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है और राष्ट्रीय आय क्या होता है। और राष्ट्रीय आय से हम सिर्फ वहाँ का राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, वहाँ का औसत आय नहीं निकाल सकते। इसलिए औसत आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ की जितनी भी जनसंख्या होती है, जितने भी लोग होते हैं, उनके आय को जोड़ के वहाँ की जनसंख्या से इसको क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो वहाँ का ये प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, राष्ट्रीय विकास, फिर विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं ये पढ़ लिए, और कैसे प्रति व्यक्ति आय निकालते, ठीक है। अब इसके आगे जो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा आय और अन्य मापदंड। थैंक यू।